हाय गाइज, वेलकम टू टारगेट विद दीपक। मैं हूं दीपक आप लोग के साथ। आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 जो कि आखिरी चैप्टर है। तो आज आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 की ख़त्म हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में जानेंगे। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। जो पहला टॉपिक है मौसम। तो मौसम क्या होता है? मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें क्या है? तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। देखो, कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि मौसम जो है वो गर्म है, कभी देखते हैं हम लोग मौसम ठंडा है, या कभी कभी देखते हैं आसमान एकदम साफ है, एकदम से क्या हो जाता है, बादल छा जाते हैं। कभी कभी क्या देखते हैं, एकदम से बरसात होना शुरू हो गया। तो ये क्या है, एकदम से बदलता रहता है। मौसम क्या है, बदलता रहता है। भारत के अंदर तो बहुत आपको अक्सर देखने को मिल ही जाता है ऐसा कुछ। तो मौसम क्या था हमारा, जो दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, इसमें जैसे तापमान, वर्षा, सूर्य की विकिरण इत्यादि की हम बात करेंगे। ठीक है, और भारत में जो मौसम है वो 4 प्रकार के हैं मेनली। पहला है दिसंबर से जो फरवरी तक चलता है, और जो ठंडा मौसम होता है जिसे हम लोग यहाँ कहते हैं सर्दी। ठीक है, फिर एक मौसम आता है मार्च से स्टार्ट हो रहा होता है, वो मार्च से लेके मई तक चलता है, वो गर्म मौसम होता है, गर्मी, जो इस समय लगभग चल रहा है। और जून से लेके सितंबर तक क्या चलता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम आ जाता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून आने पे क्या हो जाता है, भारत में वर्षा हो रही होती है हमारे यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने के कारण कैसी ऋतु आ जाती है, शरद ऋतु। तो वो मानसून जाते हुए वर्षा करके जाता है, फिर लौट के आता है, फिर वर्षा करता है। लौटते समय तो वो क्या करता है, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु वगैरह में वर्षा करता हुआ निकल जाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहली ऋतु जिसकी हम बात करते हैं सर्दी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शीत ऋतु भी कहते हैं। तो ठंडे मौसम में क्या हो रहा होता है, जब देखो मौसम ठंडा है तो मेनली ठंडा या गर्म होना मौसम का किसके ऊपर डिपेंड करता है, सूर्य के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना। अगर मान लो सूर्य तेज निकल रहा है, ठीक है ना, उसकी रोशनी एकदम से सीधी आके आपके सर पे पड़ रही है, या मतलब सीधा एकदम तेज प्रकाश हो रखा है, तेज गर्मी है, तो आपको ओबियसली सूर्य के कारण क्या हो जाएगा, गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। तो को भी आप इसी व्याप पे हम लोग किसको बात कर रहे थे, सर्दी आ रही होती है, इसी व्याप पे क्या है, गर्मी आ रही होती है मेनली। तो शीत ऋतु में क्या होता है कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शीत ऋतु कह देते हैं। अगली बात करेंगे हम ग्रीष्म ऋतु की। तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, सूर्य की किरणें अधिकतर क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। तापमान में क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ाव आ जाता है, यानी वो और ज़्यादा गर्माहट ले आता है। ठीक है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क यानी सूखी पवनें, जिन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, मेनली लू कहते हैं, लू चल रही होती है गर्मी के मौसम में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करी थी दक्षिण पश्चिम मानसून की, है ना, या वर्षा का मौसम। तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है ना, कहाँ से आ रही हैं, बंगाल की खाड़ी से, और अरब सागर से कहाँ आएंगी, स्थल की तरफ आ रही हैं। वे अपने साथ क्या लाती हैं, नमी लाती हैं। जब ये पवन किससे टकराएंगी, पहाड़ों से, तो क्या होता है, तब वर्षा हो रही होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करेंगे, ये लौट के जाता है मानसून। इस समय तो आ रहा था, फिर जाएगा, वो लौट के जाता है। तो मानसून के लौटने का जो मौसम है, अक्टूबर नवंबर का भी हम लोग देख रहे थे ना, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, शरद ऋतु। तो इस समय पवन क्या है, स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेष तरह तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम से क्या होती है, वर्षा हो रही होती है। किस स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु। देखो, जलवायु की जो डेफिनेशन है उसे समझ लो। किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है ना। भारत की जलवायु को मोटे तौर पे मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। तो अब मानसूनी जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानसूनी शब्द जो है कौन सी भाषा से लिया गया है, वो मौसमी से लिया गया है। अच्छा, भारत की जो स्थिति है ना, वो उष्ण कटिबंधीय है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, अधिकतर वर्षा कैसी होती है, मानसून पवनों से होती है। ठीक है ना। भारत में जो कृषि है वो किस पर डिपेंड करती है, मेनली बरसात पे ही निर्भर करती है। ठीक है ना। और जो है अच्छा मानसून कभी कभी बोल देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है बहुत अच्छी बरसात हो रही है। ठीक है। अब देखो, किसी भी स्थान की जो जलवायु है वो कैसे परिवर्तित होती है, किस किस चीज़ के कारण परिवर्तन होता है उसमें, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ठीक है ना। देखो, इसी कारण के भारत में क्या होता है, जलवायु में बहुत क्षेत्रीय विभिन्नताएं का भी हम अनुभव करते हैं। जैसे राजस्थान में क्या होता है, आप लोगों को पता है, रेत ही रेत है, उधर मरुस्थल बहुत ज़्यादा है। हैं, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, तो वहाँ पे क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जैसे जम्मू कश्मीर है,
कारगिल वाला एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, बर्फीली ठंड पड़ती है। तो तटीय क्षेत्र में जैसे मुंबई है, कोलकाता है, तो यहाँ पे क्या है, जलवायु मध्यम रहती है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है ना ठंडी रहती। और समुद्र तट पे होने के कारण यहाँ पे क्या रहता है, ज़्यादातर आर्द्र बना रहता है मौसम, है ना। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसे, कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है। कहाँ होती है, मौसिन तो राम। देखो याद कैसे होना है, मौसिन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है मौसिन, इसका मतलब होता है मानसून। और राम तो हमारे यहाँ के भगवान राम, तो मौसिन राम में होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसे जैसलमेर में तो कभी कभी ऐसी साल निकल जाती है यहाँ पे वर्षा ही नहीं हो रही थी। देखो अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों की, तो हम एक बार ये चीज़ देख लेते हैं, ग्राफ है इधर, हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी। देखो जो बिल्कुल नीचे है ना, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, 1 से 1.5 मीटर पे झाड़ियाँ टाइप हैं। फिर ये बड़ी झाड़ियाँ आ गई 5 मीटर पे। फिर उससे बड़े जो पौधे थे उन्हें हमने क्या कहा था, तरुण वृक्ष कह दिया। क्या कह दिया, तरुण वृक्ष कह दिया, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है, ये बितान, ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वनस्पति को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्राकृतिक वनस्पति की हम बात करेंगे, जैसे कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं, जैसे कैक्टस का पौधा है फूलों वाले पौधे इत्यादि, है ना। और इसके अतिरिक्त कुछ वृक्ष होते हैं जो लंबे होते हैं, जैसे नीम का है, आम का है, उन्हें हम लोग वृक्ष कह रहे होते हैं। और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें जो पत्तियां होती हैं ना बहुत ही कम होती हैं, जैसे कि नारियल का पेड़ हुआ है। और जैसे अब हम बात करेंगे जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, एक्चुअली वो होती क्या है, जैसे घास हैं, झाड़ियाँ हैं तथा पौधे जो हम लोग की सहायता से नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, नेचुरली यानी खुद से ही उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब हम बात करते हैं जलवायु की विभिन्नता के कारण क्या होता है, भारत में अलग अलग तरह की क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, अलग अलग तरीके की वनस्पति पाई जाती है। और देखो अब सबसे बड़ी बात, सबसे आजकल का जो है ज्वलंत मुद्दा है वन, ठीक है ना। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखो हमें वन से एक्चुअली फ़ायदा क्या क्या होता है, तो वनों से सबसे पहला फ़ायदा है, वन हमारा जीवनदायक है। वन से हमें वो गैस मिलती है जो हमारी जीवनदायिनी है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो वनों से हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वन क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो अवशोषित कर रहे हैं और ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं, यानी जो चीज़ हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बिना हम लोग कुछ ही मिनटों में प्राण त्याग सकते हैं, वो चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, वनों से। तो अब देखो आप, हमें जीवन देने वाले ही वन है, अगर हम उनका ही जीवन छीन लेंगे तो हमारा क्या होगा, हम लोग जिंदा थोड़ी ना रह पाएंगे। तो इसलिए वनों को क्या करना है, हमें बचाना भी है, लोगों को जागरूक भी करना है। तो हम बात कर लेते हैं वनों की आवश्यकताओं पे। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को क्या करती है, बांधे रख रही होती हैं। तो उससे क्या होता है, मिट्टी के अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं, यानी भूमि कटाव को हम लोग क्या करते हैं, रोक रहे होते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं वनों से और हमें क्या फ़ायदा होता है। देखो ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है, चारा मिलता है, और यहाँ तक कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें औषधियाँ भी किसके कारण मिलती हैं, वनों के कारण मिलती हैं। शहद, लाख इत्यादि, गोंद, हमें सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, वनों से मिलती हैं। अब देखो वनों में जो निवास करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं, है ना, वन्य जीव कहते हैं। अब देखो हम वन ही काट देंगे तो पहली बात तो अपने लिए ही नुकसान कर लेंगे, ऑक्सीजन और हमारी जो औषधि है जीवनदायिनी, दोनों ही चीज़ें खत्म हो जाएंगी हैं, और हमारी आवश्यकता की बहुत सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं। उसके अलावा हम लोग किसे ख़त्म कर देंगे, वन्य जीवों को भी ख़त्म कर देंगे, है ना। देखो एक छोटे से ग्राफ में बड़ा ही बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है वनों के फ़ायदे। देखो सबसे पहले उन्होंने दिखा रखा है ऑक्सीजन है, शहद है, दवाइयाँ हैं, आश्रय है, चारा है, वन्य जीवों को प्राकृतिक निवास भी यहीं से मिल रहा है, इमारती लकड़ियाँ यहीं से मिलती हैं, खेल कूद के सामान भी हम यहीं से बना रहे हैं, फर्नीचर यहीं से बना रहे हैं, है ना, रबर भी हम लोग यहीं से प्राप्त कर रहे हैं ना। हम बात करेंगे वन्य जीवों की। देखो वन्य जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जो कहाँ पाए जाते हैं, प्राकृतिक वनों में पाए जाते हैं, पहली बात। जिनमें क्या क्या शामिल होते हैं, हमारे सरीसृप भी उसी में आते हैं, उभयचर भी उसी में आ रहे हैं, पक्षी भी उसी में आते हैं, स्तनधारी, कीट पतंगे, सब लोग किसमें पाएंगे, उसी में आएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और जो टेट का पेपर दे रहे हैं उन लोग के पेपर में तो अभी कम से कम 20 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। आप लोग ध्यान रखें कि हमारे देश के विभिन्न स्थानों में क्या पाए जाते हैं, वनस्पति,
पेड़ पौधे, और उसके अलावा क्या पाए जाएंगे उनमें, वन्य जीव पाए जाएंगे। तो गुजरात के गिरिवन में क्या है, एशियाई शेरों का निवास है। तो एक क्वेश्चन आता है कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात के गिरी वन के अंदर पाए जाते हैं। तथा हाथी और एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत बार टेट में पूछे गए हैं। हाथी कहाँ है, हाथी केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। और जंगली गधा कहाँ, कच्छ में पाए जाएंगे। तो जंगली बकरी, हिम तेंदुआ आदि ये सब कहाँ मिलते हैं, हमारे हिमालय की साइड में, क्योंकि ये रोम वाले जानवर हैं ना, जो ठंड को झेल पाते हैं। जनरली आप अपने आसपास बहुत सारे जानवरों को देख लेते हो, बंदर, सियार है, भेड़िया है, गाय है, भैंस है ना। और एक और क्वेश्चन अगला कि मोर क्या है, हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं अब आगे। तो एक और चीज़, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से महीने के पहले सप्ताह को हम लोग वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ये कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखना, अक्टूबर मंथ के पहले सप्ताह को हम लोग क्या मनाते हैं, वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अच्छे से मनाने का कारण क्या है, हम लोग इसे मनाते इसलिए हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, वन्य जीवों को संरक्षित कर कर सकें, ठीक है ना। तो अपने अपने लेवल पे हम लोग को प्रयास करना चाहिए। अब देखो लास्ट टॉपिक है इसका, प्रवासी पक्षी। प्रवासी का मतलब क्या है, जो कि हमारे यहाँ के नहीं है, केवल और केवल क्या है, प्रवास पे आए हैं। उनमें क्या होता है, कुछ पक्षी होते हैं, जैसे एक दो बार क्वेश्चन में पूछ ले गए हैं कि इनमें से प्रवासी पक्षी कौन सा है। तो आप थोड़ा सा, एक बार मैं नाम पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से थोड़ा सुन लेना कि पिंटेड बतख, करलियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट। प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं ये लोग, हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में आ जाते हैं। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो सबसे छोटी लिटिल स्टिंस, जिसका वजन कितना होता है, केवल 15 ग्राम होता है, और ये कहाँ पाई जाती है, आर्कटिक प्रदेश में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत के अंदर आती है। और ये मेनली मिलती कहाँ है, आर्कटिक प्रदेश के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना, ये भारत में नहीं मिलती है, ये आती कहाँ से है, आर्कटिक प्रदेश से आती हैं। तो आप लोग का ये चैप्टर था, आखिरी चैप्टर था एनसीईआरटी जियोग्राफी की क्लास 6 का। तो ये आपका आज कंप्लीट होता है, यानी क्लास 6 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है। तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी आप लोग को डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुलाकात होगी अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।